एक तरफ ट्रेजर आइलैंड मॉल के सिनेमा हॉल में लैला मजनू चल रही थी और दूसरी तरफ उसी हॉल में रुचि और तान्या के साथ बैठी शिवानी उन्हें अपनी 12 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में बता रही थी। तान्या ने इतना पैसा सिर्फ फिल्मों में सुना था। उसकी आंखें फैल गई, पर रुचि ने जो सवाल किया वो सबसे जरूरी था। पर दीदी, हम बिहार जाएंगे कैसे? हम तो वहाँ वांटेड है ना। इससे पहले कि शिवानी कोई रास्ता बताती, तान्या सुपर एक्साइटेड होकर बोली, अरे हट तेरे वांटेड होने की। इतने पैसे के लिए तो आदमी पाकिस्तान भी चला जाए, क्यों शिवानी? शिवानी ने उसे घूर के देखा। मतलब मैं तो कह रही थी कि तू कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। निकाल क्या लेगी? तूने तो पहले से सोच रखा होगा, है कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं सोचा। यही डिस्कस करने के लिए हम यहाँ आए हैं। रुचि, तेरे दिमाग में कोई आइडिया है? एक तो बहुत आसान सा है, पर पता नहीं भैया जी मानेंगे या नहीं। तू आइडिया बता, भैया जी को हम मना लेंगे। आइडिया ये है कि हम वहाँ जाए ही नहीं। भैया जी खुद कागज लेकर झारखंड आ जाएं, या बंगाल आ जाएं, या उत्तर प्रदेश। बस ज्योग्राफी पता है मुझे भी। भारत का मानचित्र मैंने भी पढ़ा है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि तूने प्रॉपर्टी लॉ नहीं पढ़ा। किसी को जमीन बेचना मोटर कार बेचने जितना आसान नहीं। हमें एक बार कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट? अदालत में? वो वाली अदालत नहीं, ये दूसरा अदालत होता है। यहाँ पहले मजिस्ट्रेट के सामने फोटो खिंचती है, साइन होता है, अंगूठा लगता है, चारों उंगलियों का निशान लगता है, समझी? रुचि तो थोड़ा ही समझी, पर तान्या की आंखें बड़ी हो गई। बहन, तुझे इतना कुछ कैसे पता? तू बिहार में प्रॉपर्टी डीलर थी, उधर लड़कियां भी ये काम कर लेती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ आदमी ही करते हैं। नहीं यार, मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं, ओनर थी, बल्कि हूँ। मेरे 18 के होने के बाद चाचू जब भी कोई छोटी मोटी जमीन खरीदते थे तो मेरे नाम से ही खरीदते थे, इसलिए मुझे कई बार ऐसे जाना पड़ा। फिर दादाजी ने भी सारी जमीन मेरे नाम ही कर दी थी। हे भगवान, इतना प्यार करते हैं तेरे घर वाले तुझे। टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी? बताया ना, 12 करोड़ तो नॉर्मल रेट था। अभी हम अपनी गरज से बेच रहे हैं ना, फिर सारी बेच भी नहीं रहे। घर और खेत का सौदा पापा ही करेंगे। मेरे तोते उड़े हुए हैं बहन। मुझे तो घर वालों ने पैदा करके ही एहसान किया था। जैसे 10वीं के बाद से ही खुद की पढ़ाई का खर्चा उठाने लगी। ये पुलिस में जाने की चुल भी मुझे इसलिए हुई कि कोई करियर प्लान न करती तो मेरी माँ ब्याह करवा देती। बहुत बुरा हाल था भाई। जो भी जमीन जायदाद है वो सब मेरे भाई को मिलेगी। मुझे तो दहेज मिलेगा बस। वो भी सही बताऊं तो मुझे न मिलेगा। जो लड़का मुझसे ब्याह करने आएगा उसकी लॉटरी लग जाएगी। एकेडमी के लिए 10,000 मांगे थे तो 20,000 गालियां सुनने को मिल गई। अभी शादी के टाइम पे 20 लाख की जमीन बेचने को राजी हैं कि लड़के को छोटी सी मारुति भी दे देंगे। बताओ। तान्या ने बरसों से दिल में भरी भड़ास निकाल दी। शिवानी ने उसे पानी की बोतल दी तो तान्या बेध्यानी में बोतल का ढक्कन खोले बिना ही पीने की कोशिश करने लगी। ले, भावनाओं में बह के बावली हो गई मैं। एक बात बता, तेरा कोई भाई नहीं है तभी तुझे सारी जमीन मिल रही? ऐसा भी नहीं है, घर में भाई ही भाई हैं। मेरे चाचा ताऊ सबके लड़के ही हैं। मुझसे बड़ा भी एक भाई है, लेकिन वो कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था। उसको ढूंढने की कोई खास कोशिश भी नहीं की। ओह, भाई ना, तभी तुझसे इतना प्यार है सबको। नहीं, मैं बेटी हूँ इसलिए मुझसे प्यार है। हमारे घर में बेटियों से बहुत प्यार किया जाता है। पूरे बिहार में ऐसा नहीं है, पर हमारे यहाँ तो है। बेटियों को लड़कों से ऊपर रखा जाता है। तान्या फिर कुछ न बोली। कुछ देर सब पिक्चर देखते रहे। आखिर रुचि ने ही चुप्पी तोड़ी। दीदी बताओ ना, जब वो यहाँ नहीं आ सकते और हम बिहार नहीं जा सकते तो प्रॉपर्टी कैसे बेचेंगे? शिवानी के चेहरे पर बिल्कुल अपने चचा सिकंदर जैसी मुस्कान उभरी। हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे और बिल्कुल सेफ पहुँचेंगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अब बता भी दे बहन एक ही बार में, सस्पेंस ना बना, वरना फिर बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। ऐसे नहीं, देखो तान्या, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, सीधा बोलूँगी। मीरा तो हमारी वजह से जिंदा बची थी, इसलिए हमें उस पर बहुत भरोसा था। ऊपर से वो सीधी भी थी, पर
पर ना तुम हम पे डिपेंडेंट हो, ना ही तुम सीधी हो। उल्टा तुम ही ने मीरा के लिए दरवाजा तोड़कर हम पे एहसान किया है। ऊपर से तुम पुलिस में भी भर्ती होने वाली हो। ऐसे में शिवानी ने जानबूझकर सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया। ऐसे में मुझ पे भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। बुरा ना मानना बहन, पर मीरा तुम्हारी चूतिया थी, इसलिए तुम तीनों कुतियों की तरह मारे मारे फिर रहे थे। और वो बेचारी तो प्रेग्नेंट भी हो गई। बताओ, रही बात मेरी, तो मैं जब चाहती तुम्हें पकड़वा सकती थी, अभी भी कर सकती हूँ। ये हाफ टिकट रुचि, और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, या रोक पाओगी तो बताओ। रुचि और शिवानी ईमानदारी से नामे गर्दन हिलाने लगे। शिवानी तो फिर भी कुछ सेकंड्स तक तान्या का मुकाबला कर भी लेती। रुचि तो उल्टे हाथ के एक थप्पड़ में रायते की तरह फैल जाती। वही जिससे हाथ पैर में जीत ना सको, उसके मुंह पे ये मत बोलना कभी कि हमें तुम पे भरोसा नहीं, कि भरोसे का भोसड़ा होने में देर न लगती, समझी? शिवानी ने हाँ में सर तो हिला दिया, पर वो मीरा को मिस कर रही थी। तान्या के साथ जुड़ने से वो थोड़ा दबाव महसूस करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तान्या नई ना होकर स्कूल टाइम की कोई बुली करने वाली लड़की हो। शिवानी कुछ ना बोली। उसने चुप रहकर जता दिया कि वो प्लान बताएगी नहीं, बल्कि करके दिखाएगी। शाम हो चुकी थी। आफताब और राकेश मीरा के डिस्चार्ज होने का इंतजार करते करते 2 बार गहरी नींद सो चुके थे। आफताब क्लिनिक से दूर निकलकर सिगरेट पीने आया। एक पफ लेने की देर थी कि राकेश भी वहां आ गया। उसने आफताब के हाथ में फंसी सिगरेट लेने की कोशिश की, पर आफताब ने हाथ हटा लिया। दोनों ने एक दूसरे को कुछ सेकंड्स तक घूरा। फिर आफताब ने पान वाले को इशारा करके एक और सिगरेट ली और बिना जलाए राकेश को थमा दी। राकेश ने फिर उसकी तरफ घूर कर देखा, पर इस बार आफताब ने निगाह गिरा ली और ट्रैफिक की तरफ देखकर अपनी सिगरेट एंजॉय करने लगा। राकेश ने भी धुआं छोड़ा और धीरे से बोला, तू लौड़ा बुरा ना है, दिल का साफ है तू, और जुबान का कड़वा। इसलिए तो जिस मुंबई की सड़कों पर राइटर धक्के खाते हैं, उस मुंबई की जेल में मैं सूखी रोटी खा रहा था। खैर, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो पुलिस वाले हो। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा क्रिमिनल ही रहूंगा। राकेश को ये बात लग गई। कैसी बातें कर रहा है? पुलिस वालों के दिल ना होते क्या? होता है, लेकिन ऊपर की पॉकेट में ढेर सारे पैसे ठूसने की वजह से दिल सीने में कहीं गहरा दब जाता है। कम से कम मेरे जैसों के लिए तो बाहर उभर कर नहीं आता। राकेश आफताब के बोलने के अंदाज से इम्प्रेस्ड हो गया। वाह यार, तूने इशारों में मुझे घूसखोर बोल दिया साले, पर फिर भी बुरा नहीं लगा। बढ़िया बोलता है तू। जेल क्यों गया? आफताब ने शॉर्ट में आसिफा और उसके चीट की कहानी सुना दी। ओह, ये लोग तो ऐसे हो गए ही है। अब से काम ना करियो इनके साथ। इन सब बातों से ऊपर उठो राकेश बाबू। वो इंसान कोई धर्म बुरा नहीं होता। हाँ, इंसानों की आगे बढ़ने वाली ख्वाहिश कई बार इतनी तीखी हो जाती है कि वो किसी की लाश पर कदम रखने से भी परहेज नहीं करता। क्या ये होता है, सबके साथ होता है, पर कुछ ही हैं जिन्हें समझ आ जाता है कि ये गलत हो रहा है, और जिसको समझ आ जाता है कि वो गलत कर रहा है तो उसका सही समय स्टार्ट हो जाता है। फिर चाहे इस धर्म का हो या उस धर्म का, वो सिर्फ अपने काम को अपना धर्म मान लेता है। वो सिर्फ अपनी कला को सबसे बड़ी शक्ति समझने लगता है। राकेश को इतना मजा आया कि वो ताली बजाने लगा। वाह यार वाह, मैंने इतने नेताओं के भाषण सुने, पर आज पहली बार किसी अभिनेता का भाषण सुना यार। मजा आ गया। मैं अभिनेता नहीं, लेखक हूँ, वही रहूंगा। ना, तू बहुत बड़ा अभिनेता बनेगा, तू बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। ये राकेश मीना का आशीर्वाद है तेरे लिए। सेठ जी, इतनी कीमती चीज बांट ही रहे हो तो पहले मीरा जी को दो। उन्हें आपके आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है। उसके लिए तो प्रार्थना कर ही रहा हूँ यार, पर समझ में नहीं आ रहा। एक हल्का सा बुखार था और छोटा सा बच्चा, वो भी पेट में। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है डॉक्टर ने। आफताब मुस्कुरा दिया।
हालांकि राकेश को चिढ़ाने में, उसके साथ झगड़ा करने में उसे ज्यादा मजा आ रहा था। मुझे तो यही लग रहा है कि डॉक्टर दीदी अपने क्लिनिक का रेंट निकाल रही है। वैसे भी सुबह से 4 पेशेंट नहीं आए, हम तो लगते भी बाहर के ही हैं। इसको लगा होगा 2000 तो लड़का खुद से ही दे रहा है। क्या पता बिन ब्याही माँ वाला सीन हो, इसलिए सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रखकर और पैसे ऐंठ लेती हूँ। वाह भाई वाह, सिगरेट खत्म करते करते तूने पूरी कहानी बना डाली। वाह, तुम्हारे जैसे राइटर्स यहाँ गांड मरा रहे हैं, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में चुतिया चुतिया जैसी फिल्में बन रही है। पर चुतिया फिल्में बनाकर भी वो अनपढ़ राइटर्स मोटा पैसा कमा रहे हैं, और तुम इतने बड़े लिक्खड़ होकर भी किसी और की प्रेग्नेंट औरत के ठीक होने का इंतजार कर रहा है। इसका मतलब समझते हो क्या? क्या? इसका मतलब यो है कि चुतिया वो नहीं, तुम हो। आफताब बहुत टाइम के बाद खुल के हंसा। इतना सच बोलने वाला सबके पास होना चाहिए। एनीवेज, जो अब पैसे लगने हैं वो तो लगेंगे ही। आओ डॉक्टर से पूछते हैं डिस्चार्ज कब होना है। अगर कल के लिए बोला तो कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढेंगे। राकेश ने टाइम देखा, 7 बज रहे थे। वो दोनों वापस डॉक्टर की क्लिनिक चले गए। उधर मन्नू कुरुक्षेत्र पार कर चुका था, अब अंबाला आना बाकी था। उसका दिल बार बार गाड़ी को घर की तरफ मोड़ने का हो रहा था। उसके दिल में आया कि क्यों ना डायरेक्ट अंकिता से परमिशन लेकर चला जाए, लेकिन फिर लगा ऐसे पूछा और मना कर दिया तो ज्यादा किरकिरी होगी। अचानक मनु के शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कार एक ढाबे के पास रोकी और अंकिता को कॉल किया। मनु बोलो। क्या यार, ये कैसी गाड़ी भेजी है कंपनी ने? क्यों, क्या हुआ? अरे ये ब्रेक डाउन हो गई, अभी मैकेनिक के पास लाया हूँ। बोल रहा है कार्बोरेटर में कुछ है, 2 घंटे लगेंगे। वैसे डिनर के लिए रुकने ही वाला था, पर लिसन टू मी, ऐसे कहीं भी किसी लोकल गैराज पर रिपेयर करवाने की जरूरत नहीं है। कार 24/7 ऑन साइट सर्विस के लिए इंश्योर्ड है। तुम कहीं डिनर करो, बस 1 घंटे में जीप की टीम से मैकेनिक आ जाएगा। मनु अपनी होशियारी में फंस गया। वो सोच रहा था कि कार ब्रेकडाउन का बहाना करके वो झट से घर हो आएगा। 2 के 4 घंटे होना कोई बड़ी बात नहीं थी। जीप की लोकेशन तो हाईवे की ही रहती, लेकिन ये ऑन साइट रिपेयरिंग के बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अब अगर कोई मैकेनिक आया और उसको कार बिल्कुल सही मिली तो वो रिपोर्ट में यही लिखेगा और मनु का झूठ पकड़ा जाएगा। ये तो नहीं होना चाहिए था। अब मनु क्या करेगा?